आवाज आ रही है सबको? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है? यस। चलो, तो हमने माइटोसिस खत्म कर लिया था। उसमें हमें क्या देखना था? सिग्निफिकेंस। वही बाकी था। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, है ना? बताओ। चलो तो देखते हैं अपन अब। एक मिनट रुक जाओ बेटा। चलो, स्क्रीन दिख रहा है सबको? बताओ। यस सर। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं अपन। तो हमने उस दिन देख लिया था सारा प्रोसेस, मेटाफेज, है ना, एनाफेज, जो भी माइटोसिस के होते हैं सब हमने देख लिया था। सबको समझ में आ गया था बेटा? बताओ, बोलो, किसी को कोई डाउट पिछले लेक्चर से? नो सर। चलो ठीक है, तो आज अपन देखेंगे कहाँ से? सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, उससे पहले एक दो बातें हैं, क्वेश्चन है, बताओ। आपने पढ़ा था साइटोकाइनेसिस, सबसे लास्ट में यही पढ़ा था हमने। चलो बताओ, प्लांट सेल का साइटोकाइनेसिस देखेंगे, एनिमल सेल का आपको आंसर करना है। चलो, प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, जल्दी बताओ। सेल प्लेट। बाय फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। बाय फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। सेल प्लेट, ठीक है। अगला, या सेंट्रीपिटल होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है, कैसा डिवीजन है? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल किसने बोला बेटा? ये कैसा है बेटा? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल। देखा नहीं था हमने? एक प्लांट सेल है मान लो, इसको डिवाइड करना है, हमेशा सेल प्लेट का फॉर्मेशन बीच में ऐसे होता है, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे आगे ग्रो करना शुरू करता है। तो देखो, सेंटर से कहाँ जा रहा है? सेंटर से किधर जा रहा है? पेरीफेरी पे। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? सेंट्रीफ्यूगल, है ना? ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद जो सेल प्लेट है, इसको कौन बनाता है, ये बताओ? एग्मोप्लास्ट। फ्रैग्मोप्लास्ट। फ्रैग्मोप्लास्ट। और फ्रैग्मोप्लास्ट को कौन बनाता है? गोल्गी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज, है ना? यही सब क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। अब एनिमल सेल की बात करते हैं। एनिमल सेल में कैसा होता है डिवीजन, बताओ? कॉन्स्ट्रिक्शन। सेल बाय कॉन्स्ट्रिक्शन। सेल फर्रो या कॉन्स्ट्रिक्शन। और इसका कैसा होता है, सेंट्रीपिटल की सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल, ठीक है। तो चलो, इसका मतलब आप लोग को याद है। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब अपन, सबको याद है तो। अब हमें देखना था बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, सिग्निफिकेंस मतलब कि माइटोसिस क्यों करवाते हैं, इसका क्या क्या फायदा है। ठीक है, तो अपन देखते हैं सिग्निफिकेंस। सबको नोट्स मिल गया था, ये बताओ? यस नोट्स सर। मिल चुका है पूरे चैप्टर का सबको? पूरे चैप्टर का नोट्स मिल गया आपको, है ना? तो आप पढ़ सकते हो आराम से, अब नोट्स भेजने का टेंशन नहीं है, तो पूरे चैप्टर का नोट्स आपके पास ऑलरेडी है। चलो देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ग्रोथ, सबसे पहले क्या करवाता है माइटोसिस के कारण, क्या होता है बेटा? ग्रोथ होता है। माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप हमारे बॉडी के अंदर देखो, आप आरबीसी है, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितने दिन का है बेटा? 120 डेज। 120 डेज। वह खत्म होता है, फिर से नया सेल बनता है कि नहीं? जल्दी बनाओ। यस सर। कैसे बनता है न्यू सेल्स का नंबर? अगर सेल्स का बढ़ाना है बस, तो कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस, है ना? माइटोसिस। तो सेल ग्रोथ में बहुत, मतलब मेन
पार्टिसिपेशन है किसका, माइटोसिस का। दूसरा मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज, एक सेल के साइज को भी मेंटेन करता है। माइटोसिस मेंटेन्स द साइज ऑफ अ सेल, कैसे, एन ओवरग्रोन सोमैटिक सेल्स इज इंड्यूस्ड टू डिवाइड सो दैट इट मेंटेन्स अ प्रॉपर, है ना, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। आपको बताया था ना कि हमेशा डिवीजन होता क्यों है, जब आपका न्यूक्लियस का वॉल्यूम और बाहर में जो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम डिस्टर्ब होता है सेल ग्रोथ के कारण, तो ये माइटोसिस करके अलग हो जाता है और फिर से जो इक्वल कंडीशन था, ओरिजिनल कंडीशन था, उसको रीस्टोर कर लेता है। बताया था कि नहीं, जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। सेल डिवीजन होता ही क्यों है बेटा, सेल डिवीजन इसलिए होता है ना, सेल डिवीजन इसलिए होता है बेटा कि देखो बेटा, अगर याद हो आपको सबको, तो मैंने आपको बोला था याद करो, बोला तो याद करो। देखो बेटा, सबको अगर देखो जो भी पढ़ा होगा ना ढंग से, जो भी पढ़ा दिया है, सारी बातें याद होगी। मैंने आपको बताया था कि सेल आखिर डिवाइड करेगा क्यों, शुरुआत में ही बोला था मैंने, सेल आखिर डिवाइड करेगा क्यों, इसलिए करेगा, हमने क्या बोला कि ये सेल है, इसका न्यूक्लियस है, डिवाइड करने से पहले हमेशा बेटा इसमें क्या होता है बेटा, ग्रोथ, सेल ग्रोथ, ग्रोथ हुआ बेटा, तो देखो तो सब कुछ डबल डबल हो गया। यह ओरिजिनल सेल है, यह आपका ग्रोथ के बाद वाला सेल है। देखो तो यह एबनॉर्मल सेल हो गया कि नहीं बेटा, यस एबनॉर्मल सर। हो गया, इतना बड़ा सा हो गया, ओरिजिनल ऐसा है। तो जब इतना बड़ा हो गया मतलब क्या हो गया, इसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो रेशियो है दोनों डिस्टर्ब हो चुका है, ओरिजिनल कंडीशन में नहीं है। तो फिर से इस ओरिजिनल कंडीशन को लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, क्या करना पड़ेगा बेटा, डिवीजन, डिवाइड करना होगा कि नहीं, जल्दी बताओ, यस बोलो। सर। तो देखो तो इसीलिए पढ़ा, यस सर। माइटोसिस रीस्टोर्स द ओरिजिनल न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। क्लियर है बेटा, बताओ, यस सर। बोलो बेटा। अब इसमें कंफ्यूज मत होना सब लोग कि सर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो गया। सिंपल सी बात है बेटा, न्यूक्लियस में मान लो वॉल्यूम है 50 ml और यहाँ है वॉल्यूम 70 ml। कोई बोला कि बताओ भाई इस सेल का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, जिसको पहले यूज करते हैं ना उसको ऊपर लिखेंगे, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक, न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बेटा, 50, साइटोप्लाज्म का कितना दिया हुआ है बेटा, बस इसको डिवाइड कर दोगे, जो रेशियो आएगा उसी को बोलेंगे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। क्लियर है, बताओ। यस सर। चलो, तो ये एक जब ग्रोथ होता है तो सेल में सब कुछ बढ़ गया होता है, तो फिर से ओरिजिनल कंडीशन को रीस्टोर करने के लिए इस सेल को डिवाइड होना होता है। ठीक है, तो बोलोगे सर तो मियोसिस से भी हो सकता है ना, नहीं बोलेंगे मियोसिस से। क्यों, मियोसिस क्रोमोसोम नंबर को क्या कर देता है बेटा, हाफ कर देता है। यहाँ पे एग्जैक्टली ये जैसा था वैसा ही फिर से दो बना दिया, यहाँ पे बना दिया कि नहीं, जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। बेटा तो देखो सेल का नंबर भी बढ़ गया बेटा, और क्या हो गया, ओरिजिनल कंडीशन भी रीस्टोर कर लिया कि नहीं, जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। हाँ, जिसको ना समझ में आया बेटा पूछेगा कि सर इसका मतलब फिर से बता दो, या ये नहीं समझ में आया ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज। सेल साइज जो ग्रोथ के बाद बढ़ गया होता है जो सेल, फिर से उसको मेंटेन करके ओरिजिनल कंडीशन में लेके आता है। आगे देखो, इफ अ सेल बिकम्स लार्ज देन इट इंटर्स इनटू माइटोसिस। अभी तो बताया कि एक ओरिजिनल सेल था, जैसे ही वो लार्ज हो गया उसमें बहुत सारा ग्रोथ हो गया, है ना, तो क्या कर देगा बेटा, वो डिवाइड करके फिर से इक्वल सेल बना लेगा। क्लियर है बेटा सबको, जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। तीसरा, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोजोम नंबर, है ना। अगर कोई आपसे पूछे, देखो ना सब दिमाग का खेल है, अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा हमारे पास एक सेल है उसमें 100 क्रोमोजोम्स है, हमें इस सेल से ना 1000 सेल बनाना है, बट उसका क्रोमोजोम नंबर डिस्टर्ब नहीं करना है हमें, कौन सा डिवीजन करवा दोगे फटाफट आप, जल्दी बताओ। माइटोसिस। माइटोसिस, एक माइटोसिस करवाएंगे तो 2 सेल, दोनों में क्रोमोजोम नंबर अभी भी क्या बेटा 100। इससे फिर से दूसरा माइटोसिस, इस तरह से हम इसे लाखों सेल भी बना ले तो भी इसका क्रोमोजोम नंबर कितना रहेगा बेटा, सेम रहेगा कि नहीं, जल्दी बताओ, यस सर। बोलो। तो अगर हमें ऐसा कंडीशन हो जहां पे हमें क्रोमोजोम नंबर को कम नहीं करना है लेकिन सेल के नंबर को बढ़ा देना है, तो नंबर भी बढ़ गया, क्रोमोजोम नंबर भी सेम रहा, तो माइटोसिस करवाएंगे कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। अगर यह कंडीशन है बेटा कि हमें सेल का नंबर भी बढ़ाना है और क्रोमोजोम को हाफ भी कर देना है, तब क्या करवा देंगे, मियोसिस। ठीक है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। चलो, तो देखो मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोजोम नंबर या जेनेटिक स्टेबिलिटी ये देता है ना, ठीक है। माइटोसिस मेंटेन्स द सेम टाइप
एंड नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन 2 डॉटर सेल्स। बाकी बात है, एक पैरेंट सेल से 2 बनता है, तो आपको बताया था माइटोसिस के बाद जो 2 सेल्स बनेंगे उसको क्या बोल सकते हैं बेटा? एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है कि नहीं एक दूसरे का? जल्दी बताओ। चलो आगे देखो, रिपेयर। माइटोसिस इज अ मैकेनिज्म फॉर रिप्लेसिंग, अभी तो बताया आपके बॉडी में आरबीसी है, टूट गया, मर गया, डिग्रेड हो गया, ओल्ड हो गया, है ना, डी नेचर, उसको फिर से रिप्लेस करने के लिए हम क्या करवाएंगे? कौन सा डिवीजन? माइटोसिस तो करवाएंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? वही लिख रहा है, रिपेयर आपके बॉडी में करने का काम करेगा, जो चीज गायब हो रहा है उसको फिर से रिप्लेस भी करेगा। माइटोसिस इज अ मैकेनिज्म फॉर रिप्लेसिंग ओल्ड, डेड एंड वॉर्न आउट, जो टूट फूट गया सेल उसको, है ना, नया सेल से क्या करेगा? माइटोसिस करवाएगा और नया नया खूब सेल बना देगा। आगे, रिप्रोडक्शन, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस ब्रिंग्स अबाउट रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लीकेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब एक बात आप पढ़ोगे जब आप 12th में आओगे ना, तो पहले चैप्टर में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए बेटा ना, यूनिसेलुलर की बात कर रहा हूं मैं, है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात होती है। ग्रोथ बोल दो या उसी को आप रिप्रोडक्शन बोल दो, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम फॉर किसके लिए बेटा? यूनिसेलुलर के। देखो ना कैसे, मैंने बोला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है मतलब क्या? 1 से वो 2 बन रहा है, 2 से वो 4 बन गया, मतलब उसका नंबर बढ़ते जा रहा है। बोल रहे हैं कि यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? एक पेरेंट से उससे उसका बच्चा, उसके बच्चे से उसका बच्चा, वही होता है ना। तो यूनिसेलुलर में आप ग्रोथ बोलो, इसका नंबर भी बढ़ेगा, और रिप्रोडक्शन बोलो, सब सेम है। मल्टी सेलुलर में नहीं बोल सकते ऐसा, हमारे अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव प्रोसेस। एक लाइन पढ़ोगे बाद में, यूनिसेलुलर में अपन क्या बोलते हैं? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव, है ना, म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रोसेस, एक ही प्रोसेस है। लेकिन आप जब देखोगे किसमें बेटा? मल्टी सेलुलर में, तो हम लोगों में ग्रोथ जरूरी नहीं हो कि रिप्रोडक्शन है। एक चीज बताओ, मेरा आरबीसी का सेल खत्म हो गया, वो अपना आरबीसी का सेल नया बना रहा है, तो रिप्रोडक्शन हुआ कि ग्रोथ हुआ? जल्दी बताओ। ग्रोथ। ग्रोथ हुआ, है ना। मेरा हाथ का स्किन छिल गया, इसमें ग्रोथ होके फिर से नया स्किन आ रहा है, ये ग्रोथ हुआ कि रिप्रोडक्शन हुआ बेटा? ग्रोथ। ग्रोथ, है ना। तो हम लोग में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बहुत अलग चीज है, लेकिन यूनिसेलुलर के लिए ग्रोथ रिप्रोडक्शन दोनों क्या है बेटा? सेम है। क्लियर है बेटा? एक ही सेल है, तो कुछ भी करेगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा, तो डिवाइड किया तो ग्रोथ भी और उसका नंबर भी बढ़ रहा है, वहीं उसके लिए रिप्रोडक्शन भी है। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ, बोलो। यस। चलो आगे, तो यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन भी करवाता है। अगला, हीलिंग एंड रीजनरेशन। हीलिंग क्या होता है? किसी चीज को भरना, भी बताया ना, आपका स्किन हट गया, छिल गया, न्यू स्किन आ जाएगा यहाँ पे, है ना। हीलिंग एंड रीजनरेशन, माइटोसिस प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स फॉर हीलिंग द वुंड्स एंड फॉर रीजनरेशन। अभी बताया, जैसे ही छिल गया आपका स्किन, आपका क्या करेगा? न्यू स्किन सेल्स यहाँ पे बन जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, और उस स्किन को भर देगा। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। यस सर। अब कोई एक इसी क्लास में पूछा था, सर माइटोजेंस क्या होता है? पूछा था ना, जल्दी बताओ। कोई पूछा था मेरे से कि सर माइटोजेंस क्या होता है? ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया कि सारे नोट्स में आपको मिल जाएंगे धीरे धीरे। माइटोजेंस आर सब्सटेंसेस विच इंड्यूस माइटोसिस, है ना। लेकिन कब? अभी और पढ़ेंगे अपन, है ना, अभी और पढ़ेंगे। एक और आएगा अभी टर्म आपका, क्या बोलते हैं बेटा? कॉल्चिसिन। सुना है नाम? ये नाम सुना है? यस लेकिन ये तो इनहिबिट करता है ना सर। कॉल्चिसिन का नाम सुना है बेटा? यस सर, आया था ना। क्या करवाता है? इनहिबिट। इनहिबिट करता है ना। तो देखो, माइटोजन इंड्यूस करवाएगा। मान लो कोई प्लांट है, उसमें माइटोसिस ही नहीं हो रहा, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसमें जाके आप माइटोजेंस डाल दो। माइटोजेंस मतलब हार्मोन वगैरह, कुछ केमिकल ऐसा डाल दो कि तुरंत माइटोसिस करे और उसका ग्रोथ शुरू हो जाए। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ देखो, माइटोजेंस आर सब्सटेंसेस व्हिच इंड्यूस माइटोसिस। फॉर एग्जांपल ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरलिंस, इंसुलिन, ये सब क्या है? हार्मोन के नेम है बेटा। आएंगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है, प्लांट फिजियो में, क्लास 11th में ही, उसमें सारे हार्मोन के बारे में स्टडी करेंगे। तो माइटोजन क्या हो गया? वो सारे सब्सटेंस जो रुके हुए माइटोसिस को फिर से शुरू करवा दे। दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड माइटोजेंस। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ सर, एक बार वापस से बता दो ना माइटोजेन। देखो ना बेटा, देखो, मान लो कि सर ये प्लांट सेल है, एक ये प्लांट है, इसमें सर ग्रोथ नहीं हो रहा है। ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें माइटोसिस रुक गया है। कहीं ना कहीं माइटोसिस क्या हो गया बेटा? रुका हुआ है। अब इसमें हमने लाया, इसके सॉइल में हार्मोन डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? हार्मोन्स, है ना।
अब देखा कि तुरंत सर इसके नए नए पत्ते निकलने शुरू हो गए, नया नया स्टेम फ्रूट सब निकलना शुरू हो गया, मतलब इसका पेस्टिसाइड्स में होता है ना ये? किसमें? पेस्टिसाइड्स, इंसेक्ट। क्या पेस्टिसाइड इंसेक्ट मतलब? सर वो है ना, प्लांट को उगाने के लिए नहीं डालते, वो क्या बोलते हैं, खातर। वो हार्मोन की बात कर रहे हैं बेटा अपन, है ना? अभी किसकी बात कर रहे हैं? हमारे बॉडी में भी हार्मोन सर होता तो है। वो डालते हैं कि वो नेचुरली हो जाता है? अच्छा, पेस्टिसाइड बोल रहे हो तुम, मतलब वो सब यस सर। वो उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, वो बात नहीं हो रही है। वो तो हम प्लांट को क्या करवाते हैं, अच्छा इल्ड आए उन सब के लिए है ना। वहां पे माइटोसिस रुका नहीं होता है बेटा। वहां पे क्या होता है कि कोई इंसेक्टिसाइड वो सब क्यों डालते हैं, खाद वगैरह क्यों डालते हैं, जो सॉइल में जो वो भी माइक्रो, हम ना कर सके। हाँ बात समझो, वो क्यों डालते हैं? वहां पे माइटोसिस नहीं रुका हुआ है बेटा, वहां पे ग्रोथ हो रहा है, लेकिन हम वो सब क्यों डालते हैं? इसको न्यूट्रिशन मिले अच्छे से। जो फर्टिलाइजर होता है ना बेटा, पेस्टिसाइड ऐसे बोलते हैं। पेस्टिसाइड तो क्या करेगा, जो जो पेस्ट या इंसेक्ट इस प्लांट को हार्म करेगा उसको किल करने के लिए डालते हैं, माइटोसिस को करवाने के लिए नहीं डालते हैं। दूसरी बात, जो फर्टिलाइजर डालते हैं वो क्यों डालते हैं? इसको एनपीके होता है मेनली फर्टिलाइजर में, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, इसको न्यूट्रिशन देने के लिए। माइट्रोजन से अलग चीज हो गया। माइट्रोजन क्या हो गया, जिस जहां पे माइटोसिस रुका हुआ है ना, यहाँ पे प्लांट ग्रोथ कर रहा है, इसको जो अटैक करने वाले लोग हैं ना, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, उसके लिए ये डालते हैं। फर्टिलाइजर डालते हैं उसको न्यूट्रिशन देने के लिए। माइटोसिस रुका नहीं हुआ वहां पे, ताकि न्यूट्रिशन मिलेगा तो जल्दी जल्दी ग्रो करेगा, है ना। माइट्रोजन क्या होता है, वैसे सारे सब्सटेंस जो रुका हुआ माइटोसिस, मान लो ऐसे समझो ना, ये है एक प्लांट है या सीड है, ऐसे समझो आप, हम इसको जल्दी से जर्मिनेट करवाना है। क्या करवाना है बेटा? जर्मिनेट, है ना। हम क्या करेंगे, इसमें किसको डाल देंगे, माइट्रोजन, मतलब हार्मोन को डालेंगे। तो मान लो ये सीड नॉर्मली बिना हार्मोन के जर्मिनेट होता 100 दिन के बाद। कितने दिन बाद बेटा? 100 दिन बाद। जैसे ही माइट्रोजन डालेंगे ना, यह काम हो जाएगा 30 दिन के ही बाद। मतलब माइट्रोजन क्या किया, माइटोसिस को इंड्यूस कर दिया। जो माइटोसिस में कितने दिन बाद होना था बेटा? प्रोसेस फास्ट। हाँ, कितने दिन बाद होना था बेटा? 100 दिन बाद। यह 30 दिन में 100। करवा दिया। आई बात समझ? जल्दी बताओ। सर तो ये नेचुरल प्रोसेस नहीं होती? बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है ना बेटा, ये बिल्कुल नेचुरल नहीं प्रोसेस है। सर, मतलब कि हार्मोन डालना पड़ता है फिर वो होता है? सर मतलब नेचुरली अंदर प्रेजेंट होता है, पर है ना, प्रोसेस को जल्दी करने के लिए बाहर प्रोसेस से एक्स्ट्रा जल्दी करने डालते के हैं हाँ, लिए। ना? हाँ बाहर से डाल सकते हैं इसको। ये नेचुरल प्रोसेस बिल्कुल है, प्लांट में अपने आप चलते रहता है सब। जो आप देखते हो, आप प्लांट लगाते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन देते हो, लेकिन वो सर अपने आप ग्रो करता है कि नहीं, बोलो? सर बट ये ऐसा अगर हम बाहर से हार्मोन डालेंगे तो वो प्लांट को हार्म नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा बेटा। हार्मोन क्या, तुमको क्या लग रहा है हार्मोन 2 लीटर 4 लीटर जाता है? हार्मोन का सिक्रीशन ही माइक्रो में होता है। एक बूंद हार्मोन काफी होता है पूरे प्लांट के ग्रोथ के लिए। आई बात समझ बेटा, बोलो? यस सर। हाँ, देखो बेटा, ये नेचुरल प्रोसेस है। प्लांट में ये सारे काम नेचुरली होते हैं। हाँ, जहां पे रुक जाए वहां पे अब हमने सिंथेटिक हार्मोन्स बना लिया, ऑक्सिन, ये साइटोकाइनिन, ये सब बना लिया हमने लैब में भी। तो हम उसको लैब के हेल्प से, मतलब आर्टिफिशियली भी इसका ग्रोथ करवा सकते हैं। ठीक है बेटा, बोलो? यस सर। यस सर। आगे देखो बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइटोसिस। तो जो हमने पढ़ा है ना अभी तक, उसी में से कुछ कुछ वर्ड तो उसी में का है। ऑसेंट्रिक, याद होगा मैंने बताया था, जो माइटोसिस किसके बिना हो, विदाउट सेंट्रियोल्स। तो प्लांट में कैसा माइटोसिस होता है बेटा? ऑसेंट्रिक, है ना। सेंट्रिक माइटोसिस, माइटोसिस विद सेंट्रियोल, किसमें होता है? एनिमल एनिमल सेल। सेल में। एम्फीएस्ट्रल, याद करो, 2 एस्टर जिसमें बन रहा था, वैसे माइटोसिस को क्या बोल रहे थे बेटा अपन? एम्फीएस्ट्रल। किसमें देखने को मिलेगा? एनिमल सेल में। अगला है एन एस्ट्रल, इसमें एस्टर है ही नहीं, किसमें नहीं होता है बेटा? प्लांट सेल में, है ना। तो सारी बातें। अगला इंट्रा न्यूक्लियर, अभी बता दिया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट डिसोसिएट ड्यूरिंग द माइटोटिक डिवीजन। मतलब अभी हमने जो प्रोसेस पढ़ा बेटा, उसमें क्या हो रहा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक फेज ऐसा आया था, प्रोफेज का लास्ट, ये पूरी तरह से डिसअपियर हो गया था कि नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, हुआ था ना, है ना। लेकिन वैसा डिवीजन जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कभी भी नहीं टूटता है ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, दोज टाइप ऑफ माइटोसिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस। जो हम लोग में नहीं देखने को मिलता, कहां मिलेगा? प्रोटोजोन्स में, कुछ प्रोटोजोन में, ईस्ट के सेल में, वहां पे। हम लोग में कौन सा देखने को मिलता है? यह वाला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, क्योंकि हम लोग में क्या टूट जाता है बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाता है, और सारा काम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर हो रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसोसिएट ड्यूरिंग लेट प्रोफेज, टूट रहा था कि नहीं? जल्दी बताओ, बोलो? यस सर।
लेट प्रोफेज में टूट रहा था ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा। प्रोफेज का खत्म होने का इंडिकेशन ये है जब उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया। क्लियर है? बताओ। यस सर। तो ऐसा ऐसा माइटोसिस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसोसिएट हो जाए, है ना, वैसे को बोलते हैं अपन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में देखने को मिलता है। अगला है एंडोमाइटोसिस। ध्यान से सुनना, बहुत बार आएगा बेटा पूरे 11th-12th में जब पढ़ोगे तो बहुत जगह आएगा ये, है ना। तो आगे जो 2-3 बताने वाला हो ये हर जगह आएगा, 11th-12th में बहुत जगह, कम से कम 15 बार इसको पढ़ोगे आप। ठीक है, जब आप 12th में आओगे तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ोगे तो उसमें आएगा, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आएगा, है ना। तो देखो एंडोमाइटोसिस क्या होता है। डीएनए डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस, सेंट्रोमियर आल्सो स्प्लिट्स बट द क्रोमोसोम डज नॉट रीच to two different cell, so it leads to a condition called polyploidy, है ना। देखो क्या होता है बेटा, कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा बट इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। ऐसे माइटोसिस को क्या बोलेंगे बेटा, एंडोमाइटोसिस। समझो बात को, क्या बोल रहा हूं सर। एंडोमाइटोसिस क्या हुआ, यह हुआ, चलो एक सेल लेते हैं डिप्लॉयड सेल जिसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है बेटा, 46। कितना जल्दी बताओ, 46, है ना। चलो ये कहाँ होता है, क्रोमोसोम न्यूक्लियस में ही होता है, न्यूक्लियस में ही होता है। चलो इसका डिवीजन करवा दिया हमने माइटोसिस। अब इससे अब माइटोसिस जब होगा बेटा तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है कि नहीं, जल्दी बताओ। पहले कैरियोकाइनेसिस होगा तो एक सेल में कितने न्यूक्लियस बन गए बेटा, 2 बन जाएंगे ना। तभी ना होता है जब कैरियोकाइनेसिस हो गया, जब 2 न्यूक्लियस बन जाता है तब क्या हो जाता है आपका, साइटोकाइनेसिस। यही होता है ना, जल्दी बताओ। यस सर। बोलो। अब हमने कैरियोकाइनेसिस तो करवा दिया, है ना। अब एक सेल में कितने न्यूक्लियस हो गए बेटा, 2, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। तो इसके कारण क्या होगा, जो सेल पहले 2n था अब कितना हो गया, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा अब, 4n। 4n होगा कि नहीं, जल्दी बोलो ना। यस सर। यस सर। डिवीजन हुआ कैसे, मतलब होगा ही नहीं ना डिवीजन। क्या होता, डिवीजन तो नहीं हुआ ना। डिवीजन नहीं हुआ ऐसा, यस सर। साइटोकाइनेसिस तो नहीं हुआ। वही तो बोल रहा हूं बेटा, कैरियोकाइनेसिस हो गया बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है बेटा। तो सर फिर वो सेल डिवाइड कैसे होगा। हाँ बेटा देखो, हाँ तुम्हारा क्वेश्चन था कि सर यहाँ पे तो डिवीजन हुआ ही नहीं, यही पूछ रही थी ना, बोलो। यस सर। देखो बेटा डिवीजन मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ। ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना कि साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो कैरियोकाइनेसिस भी नहीं होगा। ये बताओ, पहले ऐसा नहीं कैरियोकाइनेसिस, सर। सुनो, इधर तक पहले तो कैरियोकाइनेसिस होता है कि साइटोकाइनेसिस, ये बताओ। कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस हो गया, ठीक है, हो गया ना। यस सर। अब इस सेल में पहले 2n क्रोमोसोम था, अब कितने हो गए, 4n। तो सेम सेल है क्योंकि अभी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, लेकिन पहले 2n था। नाउ बिकॉज ऑफ कैरियोकाइनेसिस से क्या हो गया, 4n। 4n। इसी को बोलते हैं अपन एंडोमाइटोसिस। सेल के अंदर ही माइटोसिस हो गया, है ना। मतलब सेल के अंदर एंडोमाइटोसिस मतलब बस कैरियोकाइनेसिस विल टेक प्लेस बट नो साइटोकाइनेसिस। ऐसे माइटोसिस को बोलते हैं एंडोमाइटोसिस। बात समझ में आई। यस Then सर। कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। क्लियर है, जल्दी बताओ। यस सर। ऐसे डिवीजन को क्या बोलेंगे, एंडोमाइटोसिस। और यही कारण होता है, आप पढ़ोगे जो अभी आओगे धीरे धीरे समझोगे चीजें। विट का प्लॉइडी पता है किसी को बेटा, किसी को पता है विट का प्लॉइडी क्या है, 6n। अब बताओ ये क्या है, हेक्साप्लॉइड। कैसे हुआ होगा, बिकॉज ऑफ क्या, एंडोमाइटोसिस। आई बात समझ, जल्दी बोलो। सर मीन सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल में यही प्रोसेस होती है। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोला करना बेटा तू। सर मीन सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल में यही प्रोसेस होती होगी ना। सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड में, हम लोग मल्टी न्यूक्लिएटेड, हमारा तो 2n है। अच्छा मल्टी न्यूक्लिएटेड बोल रहा है, यस सर। मैंने मल्टी सेलुलर सुना। हाँ
सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड में क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस। देखो दो बातें होती है बेटा, दो बातें होती है, याद रखना। एक चीज देखो, या एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस, इस बात को थोड़ा ढंग से समझना जो बोल रहा हूं मैं अभी। यहां देखो एक सेल है, इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, मान लिया हमने Ab2N है, 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 Ab2N है ना, ये सब है। इस सेल को हम क्या बोले सर? अभी इसको हम डिप्लॉइड ही बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? बोलो, डिप्लॉइड। कब तक इसको नहीं बोलेंगे हैप्लॉइड, या मतलब जो भी जितना सब जोड़ के जो भी होगा, ये सब जब आपस में फ्यूज कर जाएगा ना, बात समझ में आ रही है, तब प्लॉइड ही चेंज होगा ना। जैसे ये देखो यहाँ पे एक पोलर न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म का आपको बताया था एन एन, जब तक ये अलग अलग है तब तक तो एन एन ही बोलेंगे ना, जब ये फ्यूज कर जाएगा तब इसको क्या बोलना शुरू करेंगे? 2N। आई बात समझ? जल्दी बोलो। तो इसको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल जरूर बोलेंगे, लेकिन इसका प्लॉइडी अभी क्या बोलना पड़ेगा? डिप्लॉइड। ये अलग अलग है सब, है ना। जब फ्यूज कर जाएगा तो 2 4 6 8 10 12 14 18 16, मतलब अब ये हो गया 16N वाला कंडीशन, जब सब फ्यूज कर जाएगा तब। आई बात समझ? जल्दी बोलो। यस। हाँ चलो, तो आपने देखा एंडोमाइटोसिस। इसी तरह एक और चीज होता है बेटा, इसी तरह देखो, तो एंडोमाइटोसिस क्या करवाता है, याद रखना, पॉलीप्लॉइड बना देता है सेल को। और पॉलीप्लॉइड मेनली कहां देखने को मिलता है? एनिमल सेल में जनरली देखने को नहीं मिलता है। कहां देखने को मिलता है मेनली? ये कहां देखने को मिलेगा? प्लांट सेल में। जैसे अभी एक एग्जांपल दिया मैंने, जैसे व्हीट। व्हीट क्या है बेटा? कितना होता है? 6N। एंडोस्पर्म कितना होता है बेटा? 3N, है ना। तो ये पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी मतलब 2N हो गया डिप्लॉइड, 2N से ऊपर हो गया 4N, 6N, 8N, 10N, है ना, वो सब हो गया पॉलीप्लॉइड। वो डिप्लॉइड से ऊपर जो भी होता है उसको हम पॉलीप्लॉइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो एंडोमाइटोसिस के कारण ही एक सेल क्या बनता है? क्या बनता है बेटा? पॉलीप्लॉइड। क्लियर है? और पॉलीप्लॉइड इज कॉमन इन, क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन है, पॉलीप्लॉइड इज कॉमन इन एनिमल सेल और प्लांट सेल, तो क्या बोलोगे? प्लांट सेल। हाँ चलो आगे, अगला है फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। अब ये क्या है सर? रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस। यहां पे क्या हो रहा है? रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस। ये देखो, यह सेल था, इसमें एक न्यूक्लियस, यहाँ पे दो न्यूक्लियस, ऐसे ही करके करके यहाँ देखो रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, लेकिन क्या नहीं हो रहा है अभी यहाँ पे भी? क्या नहीं हो रहा है? जल्दी बताओ। कैरियोकाइनेसिस, है ना। ऐसे को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। बस न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है ना, लेकिन क्या आपका डिवाइड नहीं कर रहा है? साइटोकाइनेसिस डिवाइड नहीं कर रहा है। बोलोगे सर फिर पिछले वाले से अलग कैसे हुआ एंडोमाइटोसिस से? एंडोमाइटोसिस में क्या होता है बेटा, एक चीज वही मैं आपको बता रहा था। एंडोमाइटोसिस में क्या होता है बेटा, यहाँ देखो, जैसे दो न्यूक्लियस बन गया, आपस में दोनों का फ्यूजन हो गया, 2N 2N, ये क्या बन गया बेटा? 4N, है ना। यहाँ पे प्लॉइडी चेंज हो जाती है पूरी की पूरी, मतलब 2N से 4N हो गया, 4N से 6N। फ्री न्यूक्लियर में प्लॉइडी चेंज नहीं हो रहा है, बस न्यूक्लियस एक था, यह डिवाइड होके दो और बना लिया और बन गया, मतलब फ्री न्यूक्लियर बोलते हैं जहां पे भर भर के न्यूक्लियस का डिवीजन होते जा रहा है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे प्लॉइडी चेंज नहीं हो रहा है, प्लॉइडी अभी भी क्या है बेटा, मान लेते एक 2N था, तो अभी भी क्या है, जल्दी बताओ? 2N, है ना। तो यहाँ पे प्लॉइडी चेंज होता है, यहाँ पे प्लॉइडी चेंज नहीं होता, बस न्यूक्लियस बहुत सारा भर जाता है। चलो एग्जाम्पल से बताते हैं। कोकोनट तो सब लोग, कोकोनट मिल्क तो सब लोग पीते होंगे, जो कोकोनट का पानी है, जल्दी बताओ। पीते हो? यस सर। चलो, तो कोकोनट जब टेंडर होता है ना बेटा, टेंडर मतलब जब वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, कैसा होता है? ग्रीन कलर का, मतलब पका हुआ नहीं होता, रॉ होता है, तो उसमें पानी मिलता है आपको। जो आप पानी पीते हो ना कोकोनट का, वह किसका प्रोडक्ट है? इसी का। किसका? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म उसको बोलते हैं, है ना। वो कैसे बना है? जो आप पीते हो ना सबसे पहले, वो एंडोस्पर्म है। जो पानी पीते हो ना, वो क्या है बेटा? क्या है, जल्दी बताओ? एंडोस्पर्म है वो, ठीक है, वो एंडोस्पर्म है, कुछ अलग नहीं पीते हो। फिर आप उसके बाउंड्री पे देखते हो कि व्हाइट जो फ्लैश खाते हो आप, जो फ्लैश खाते हो उसका उजला वाला, वो भी क्या है बेटा? एंडोस्पर्म है। फिर सर दोनों एंडोस्पर्म में फर्क क्या है? जो पानी पीते हो वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और जो उजला वाला खाते हो ना, वह है सेलुलर एंडोस्पर्म।
कौन सा एंडोस्पर्म बेटा? सेलुलर एंडोस्पर्म। बोलोगे सर ये क्या हो गया, नहीं समझ में आया, अभी आएगा समझ में। देखो यह कोकोनट अभी क्या है? रॉ। तो इसमें क्या हुआ, एक न्यूक्लियस था, इसमें क्या हो गया बेटा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और इसमें क्या बन गए? बहुत सारे, क्या बन गए? न्यूक्लियस। बहुत सारा न्यूक्लियस बन गया। इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के कारण जो सारा बना था ना न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्योंकि बना है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से। यही पानी है जो पीते हो आप, इसी न्यूक्लियस को आप पीते हो। ठीक है, आई बात समझ? जल्दी बताओ, बोलो। Yes. अब देखो ये कोकोनट जैसे जैसे मच्योर होना शुरू होता है ना, यंग से अब ग्रो होना शुरू होता है, यही सारा न्यूक्लियस है ना, अब धीरे धीरे मूव करके किधर पहुंचना शुरू करेगा बेटा? बाउंड्री पे। कहाँ पहुंचना शुरू करेगा? जल्दी बताओ। बाउंड्री पे। सब कहाँ पहुंचेगा बेटा? जल्दी बताओ। बाउंड्री पे, है ना। और बाउंड्री पे जब पहुंचेगा तो अभी न्यूक्लियस है ना, जल्दी बताओ, न्यूक्लियस है ना, बोलो। Yes. न्यूक्लियस है ना। अब यहाँ पे जाके अब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। तो अब क्या बन गया? पहले न्यूक्लियस था, अब एक कंप्लीट सेल हो गया कि नहीं? जल्दी बताओ। पहले न्यूक्लियस था, अब एक कंप्लीट सेल हो गया कि नहीं? पहले न्यूक्लियस था, अब एक कंप्लीट सेल हो गया कि नहीं? जल्दी बोलो। Yes. मतलब बाउंड्री पे जैसे ही आया ना, जो साइटोकाइनेसिस रुका हुआ था अब आके हुआ बहुत देर बाद। पहले बहुत सारा न्यूक्लियस बन गया, तब जाके साइटोकाइनेसिस लास्ट में हो रहा है। ठीक है, अब एक कंप्लीट सेल बन गया, इसीलिए इसको बोल देते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। और यही बना लेता है आपका क्या? व्हाइट मास जो आप खाते हो। तो व्हाइट मास जो खाते हो उसके ऊपर न्यूक्लियस और सेल वॉल दोनों है, और जो पानी पीते हो वो बस क्या है बेटा? न्यूक्लियस। आई बात समझ? जल्दी बताओ। Yes. बोलो बोलो, है ना। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मतलब जहां पे क्या हो, बहुत सारा न्यूक्लियस बन जाता है, तब बाद में जाके साइटोकाइनेसिस हो, उसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर। आई बात समझ? जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है देखो, कोकोनट मिल्क फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है ना। फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन लीड्स टू मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन ऑफ अ सेल। आई बात समझ बेटा? यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बन रहा है, और बिकॉज ऑफ एंडोमाइटोसिस क्या बन रहा था? पॉलीप्लॉइड सेल। डिवीजन समझ में आई? डिफरेंस समझ में आया? एंडोमाइटोसिस के कारण सेल क्या बनेगा बेटा? क्या बनेगा? जल्दी बोला। पॉलीप्लॉइड। और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के कारण सेल क्या बनेगा बेटा? क्या बनेगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड। आई बात समझ? बोलो बोलो। यस सर। इसको याद रखोगे। चलो आगे देखो, लास्ट है सेलुलर माइटोटिक डिवीजन। बता ही दिया आपको। आफ्टर ईच कैरियोकाइनेसिस दो टाइप का होता है, एक होता है फ्री न्यूक्लियर जो अभी देखा है आपने, रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, है ना, तो इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर। और एक होता है सेलुलर। देखो यहाँ पे एक चीज आप लोग ऐड कर लेना बेटा, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें गलत लिखा है, क्योंकि मैं नोट्स जो बच्चों को लिखवाता हूँ उसी नोट्स का एक कॉपी। रिपीटेड साइटोकाइनेसिस विदाउट रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस विदाउट नहीं, ऐसा नहीं। रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर लास्ट में जाके एक ही बार में क्या होगा बेटा? एक ही बार में क्या होगा? जल्दी बताओ। साइटोकाइनेसिस। हाँ, इसमें क्या होगा? ऐसे लिखना आप, रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस के बाद आपका एक बार में साइटोकाइनेसिस होगा। हाँ ये ठीक लिखा है, इस पर्सपेक्टिव में लिखा है रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। तो पहले रिपीटेड साइटोकाइनेसिस हो गया, और तुरंत तुरंत देखो जनरली ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है जो आपने पढ़ा कि पहले जैसे ही आपका कैरियोकाइनेसिस होता है तुरंत उसके बाद क्या होता है बेटा? साइटोकाइनेसिस। नॉर्मली ये होता है, तुरंत जैसे ही दो न्यूक्लियस बन गया या साइटोप्लाज्म डिवाइड किया, दो सेल बन गया। लेकिन फ्री न्यूक्लियर में क्या होता है? पहले बहुत सारा न्यूक्लियस बन गया, तब जाके क्या हुआ बेटा? तब जाके क्या हुआ? बोलो। साइटोकाइनेसिस, है ना। तो पहले बहुत सारा, इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर, पहले बहुत सारा न्यूक्लियस बन जाएगा तब जाके साइटोकाइनेसिस होगा। अब दूसरा जो लास्ट वाला पढ़ रहे थे सेलुलर, है ना, जो आप फ्लेश खाते हो व्हाइट वाला वो सेलुलर होता है, उसमें ए वाला कंडीशन है। हर कैरियोकाइनेसिस के बाद, मतलब ईच कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय क्या? साइटोकाइनेसिस। एक सेल, इसमें एक न्यूक्लियस है, इसका कैरियोकाइनेसिस होके दो न्यूक्लियस बन गया। अब जैसे ही दो न्यूक्लियस बना तुरंत इसका अगला स्टेप क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ईच कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय क्या? साइटोकाइनेसिस, है ना। तो हर बार जैसे ही कैरियोकाइनेसिस हो गया अगला साइटोकाइनेसिस, फिर कैरियोकाइनेसिस अगला साइटोकाइनेसिस, ऐसे को बोलेंगे सेलुलर माइटोटिक एंडोस्पर्म।
ठीक है, या सेलुलर माइटोटिक डिवीजन, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ, cellular mitotic division. After each karyokinesis, cytokinesis will take place. Cellular endosperm of coconut, fleshy white matter. मतलब आप कोकोनट में दोनों डिवीजन देख पा रहे हो, है ना? क्या हो रहा है आपका? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जिससे पानी उसका बना जो पीते हैं, और सेलुलर माइटोटिक डिवीजन, जिससे क्या बना? वो जो व्हाइट आप फ्लैश खाते हो। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। सर हाँ बोलो बेटा। सर सेल्यूलर माइटोटिक डिवीजन तो ह्यूमन में भी होता है ना, हाँ कैरियोकाइनेसिस के बाद हम लोग में होता है बेटा ये सेलुलर, है ना? आफ्टर ईच कैरियोकाइनेसिस हमारे अंदर क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, है ना? इसलिए हमारे बॉडी में मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बहुत कम दिखते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। यस सर। चलो, तो खत्म हुआ पूरा माइटोसिस हमारा। टाइप्स ऑफ माइटोसिस भी देख लिए बहुत सारा। अब शुरू होगा बेटा हमारा क्या? मियोसिस, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्शनल डिवीजन। डिवीजन। ठीक है अब आपका होमवर्क क्या होगा? होमवर्क क्या होगा कि सब लोग रिवीजन अभी तक जितना हो गया है कर क्या होगे? पूरा माइटोसिस। ठीक है, यस सर। प्रिया समझ में आया बेटा? यस प्रिया, सर। विश्वा, यस सर। खुशी, यस सर। निधि, यस सर। ऋषित, यस सर। विश्वास। यस सर। क्या विश्वास, इतने दिन के लेक्चर के बाद विश्वास कम नहीं हुआ है ना? सर किसके ऊपर? है किसके ऊपर? मेरे ऊपर। नो सर। हाँ, टेंशन मत लो, बायो इतना सही हो जाएगा। बस बने रहो और थोड़ा सा टाइम अपने आप को दो। अभी क्या है, आप लोग रॉ हो। तुम जैसे ही 3 महीने 4 महीने क्लास करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि तुम्हारा लेवल कहाँ पहुंच गया है। और एक खुला चैलेंज है फिर, एलन आकाश जिसके बच्चे हो ना, सबसे compete करके देख लेना, है ना? और मिला के देख लेना, पता चल जाएगा कि तुम्हारा लेवल कहाँ है और दूसरे का लेवल कहाँ है। और वो भी अच्छे बच्चे से compete करना जो आकाश एलन में हो। लेकिन उसके लिए एक टर्म्स एंड कंडीशन ये भी है कि आपको भी क्या करना चाहिए, आपको भी पढ़ना होगा थोड़ा। ठीक है, आ रही बात समझ? यस सर। एमटीजी की बुक ले लिया सबने? यस। किसने ले लिया? विश्वा। विश्वा ने ले लिया। बेटा सॉल्व करते हो क्वेश्चन? यस सर। करना, जितना टॉपिक हो जाना करते जाना यस सॉल्व। सर, ठीक है, मैंने भी जैसे की आपका है। इंटरफेज हो गया, माइटोसिस हो गया, तो क्वेश्चन सॉल्व करके देखा विश्वा आपने? यस सर, आपने जो दिए थे ना उससे सिमिलर ही थे। हाँ, तो सॉल्व हो रहा था। यस सर। सारा हो जाएगा बेटा, करते रहो ना। अभी देखो ये ऐसा टॉपिक है ना जिससे क्वेश्चन बहुत घुमा सकते हैं अपन, सर आपको प्रैक्टिस करो। हाँ बेटा सर, बोलो। जो लास्ट हाँ संडे की एग्जाम थी उसमें लेसन 8 के क्वेश्चन आपने उसकी बुक से दिए थे ना? हाँ, उसी बुक से दिया था, हाँ यस सर, इसे मैंने पूरा प्रैक्टिस किया था उसका। हाँ देखो, इनिशियल में उस बुक से मैं देता हूँ, क्यों? अभी क्योंकि बेस बनाना है। देखो 2-3 बातें बेटा, क्वेश्चन सेट करने से पहले बहुत सोचता हूँ मैं। पहले क्या होता है, बात समझो कि एक मेंटेलिटी, एक टीचर की मेंटेलिटी क्या होती है। अभी आप लोग 10th से 11th में आओ ना, तो सबसे पहला मेरा काम जानते हो बेटा क्या करना है? आपके अंदर इसको भरना है। किस चीज को? कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस को। अगर अभी से मैं बहुत मतलब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन देने लग जाऊं, क्योंकि तुमने देखो ऑब्जेक्टिव उस लेवल पे सॉल्व किया नहीं है, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस नहीं हुई ऐसी, कैसे कैसे दिमाग लगाना ऑब्जेक्टिव वो अभी आपका डेवलप नहीं हुआ है। पहले से ही अगर हार्ड क्वेश्चन देने लग जाओ और पता चला कि नंबर आ रहे हैं किसी के 20 किसी के 10, तो कॉन्फिडेंस गिरेगा। गिरेगा कि नहीं? लगेगा नहीं आपको कि अरे यार बहुत टफ लग रहा है मेरे को? लगेगा कि नहीं लगेगा? जल्दी बताओ, है यस ना? सर। तो शुरू में बेटा इसलिए हम लोग ऐसा क्वेश्चन पिक करते हैं कि ताकि आपका कॉन्फिडेंस पहले बढ़े। पहले तुम ये सीखो कि किस किस टाइप से ऑब्जेक्टिव आता है। आप जब देखते होगे ना, तो किसी चीज में आपको लगता होगा बहुत आसान क्वेश्चन है, और जब क्वेश्चन आता है लगता है अरे यार एक वर्ड से गलती हो गया मेरा, है ना? तो पहले तो क्वेश्चन पकड़ना सीखो। अभी आप क्वेश्चन ऐसा समझो कि अभी आप क्वेश्चन को पहचान रहे हो कि किस किस टाइप का आ जाता है। मतलब आप देखोगे ना, वर्ड वर्ड से दिक्कत होता है। कहीं पे लिख दिया क्वेश्चन में, एक आया था नीट में क्वेश्चन में था, 12th का क्वेश्चन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, डेफर्ड। देखो क्वेश्चन क्या था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डेफर्ड बाय, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डेफर्ड, है ना, बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ व्हिच हार्मोन, ऐसा क्वेश्चन था। बच्चा इंग्लिश में मार्क खा गया यहाँ पे। सबको आंसर आ रहा था, सबको आंसर आ रहा था बेटा। लगभग 95% इसका आंसर जानते होंगे जो भी पढ़ा होगा इस चैप्टर को अच्छे से। लेकिन मार्क कहाँ खा गया बेटा? डेफर्ड में। उसी का मतलब समझ में नहीं आया बच्चों को।
आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा। उसका पता चल रहा है डिफर्ड का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, क्या? डिफरेंस, ना, स्टॉप करना। हाँ पोस्टपोन्ड, वेरी गुड, जिसने बोला। इसका मतलब क्या होता है बेटा? पोस्टपोन्ड करना, है ना। मतलब अगर हम चाहते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी ना हो, 15 दिन के बाद, बहुत लोग ऐसा करते हैं, कभी वेडिंग सेरेमनी है किसी का, ये सब का, तो फीमेल लोग सोचती है कि अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होना चाहिए, 10 दिन बाद हो जाए, तो हम कुछ हार्मोन का आता है कॉम्बिनेशन, उसको डाल देंगे ना, तो मेंस्ट्रुएशन थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन्ड हो जाता है बेटा, ठीक है। तो देखो, सब बच्चा मात कहाँ पे खा गया, आप ही देखो ना अपने क्लास में, आप 15-20 बच्चे हो, इसमें से एक बच्चे ने सही बोला, बाकी बच्चे ने कोई स्टॉप बोला, कि गड़बड़ हो गया कि नहीं, जल्दी बताओ, है ना। तो पहले हम इसका मतलब समझेंगे, तब तो आता आंसर सबको है इसका। जो यह समझ गया वो सही आंसर कर दिया। स्टॉप करने के लिए दूसरा हार्मोन हो जाएगा बेटा, पोस्टपोन करने के लिए दूसरा हार्मोन हो जाएगा बेटा। बात समझ में आ रही है? बोलो। तो जो समझो, आप समझो कि जो समझ लिया इसका मीनिंग स्टॉप, वो तो दूसरा ऑप्शन टिक करेगा। जो इसका समझ लिया पोस्टपोन, वो तो दूसरा ऑप्शन टिक करेगा। जो समझ लिया डिफरेंस, वो तो तीसरा ऑप्शन टिक करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी बताओ, बोलो। तो अभी आपकी क्वेश्चन से जान पहचान हो रही है बेटा, अभी आप जान पहचान कर रहे हो। धीरे धीरे करके ना आएंगे अपन लेवल पे। एमटीजी बेसिक बुक है, इसलिए मैंने बोला था कि सबसे पहला बुक जो सॉल्व करना है आपको, कौन सा करना है बेटा? एमटीजी। जब यह हो जाएगा ना, तब धीरे धीरे आएंगे क्वेश्चंस पे, है ना। अपन इसी बुक से थोड़ी काम चलाएंगे, और इसी बुक से थोड़ी सब कुछ होना है। इसमें तो 90-100 क्वेश्चन ही है, इससे कुछ नहीं होना है। हम कम से कम 15 बुक से ऑब्जेक्टिव करेंगे। एक चैप्टर का पेपर तुम कम से कम 20 बार दोगे, 20 बार, है ना। और तरीका साथ शुरू में बताया था आपको, क्या तरीका होना चाहिए। जो पेपर हो रहा है आपका, अभी से सब तैयार हो जाओ। मान लो 60 क्वेश्चन अभी आपके आ रहे हैं, थोड़े दिन में पता है ना क्वेश्चन का नंबर कितना होगा आपका? 90। बहुत जल्दी, अभी क्योंकि आपका सिलेबस धीरे लेके चल रहा हूं मैं, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं, इसलिए 60 क्वेश्चंस का ले रहा हूं। बहुत जल्दी, जैसे ही 2-3 चैप्टर और होगा, यह टेस्ट होने लगा 90 मिनट्स का, ठीक है। और 90 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व विद इन 1 आवर, मतलब 50 मिनट्स आपको टाइम मिलेंगे, उससे ज्यादा आपको टाइम भी नहीं मिलने वाला है। एक बार स्कूल ओपन हो गया तब तो और आप देखो कि कैसे पेपर होता है। देखो अब आपको करना क्या है, ये 90 क्वेश्चंस जैसे आपको अभी 60 क्वेश्चंस आ रहा है, तुमको पता है कि चलो क्वेश्चन इजी भी होगा, फिर भी 2-3 क्वेश्चन होते होंगे जो आपको दिक्कत होता होगा, होता है कि नहीं, जल्दी बताओ, होता होगा। यस सर। अब आपको करना क्या है बेटा, पहली बार में आप पढ़ के गए, पेपर दिया आपने, उस 2-3 क्वेश्चन में दिक्कत हुआ, अगली बार अगर इसी लेवल का पेपर आएगा ना, तो फिर से मैक्सिमम चांसेस दिक्कत होने के किसमें है, इसी 2-3 क्वेश्चन में है कि नहीं, जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। पहली बार में तुमने सॉल्व कर लिया है, मतलब वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट में आ चुका है, वो गलती होने के चांस नहीं है, फिर से गलती होने के चांस इसी में है। तो आपको क्या करना है, जैसे आज पेपर दिया, एक अब अलग से क्वेश्चन बैंक, मैंने बोला था कि एक नोटबुक बनाओ, उसमें क्वेश्चन बैंक करके ऊपर लिख दो। क्या लिख दो बेटा? क्वेश्चन बैंक, है ना। और क्या करो, हर पेपर के बाद जहां आपसे गलती हुई है ना, उस क्वेश्चन को विथ ऑप्शन लिख लो। आई बात समझ, बोलो। तो मान लो आपने पेपर दिया, एक पेपर में आपकी 10 गलती हुई, बात समझो कैसे कैसे इस तरीका होता है पढ़ने का बेटा। देखो क्या है ना, इस भीड़ में, क्राउड में ना, पढ़ाई, मतलब जब नीट का फॉर्म भरता है ना, 15 लाख बच्चे भरते हैं बेटा, 15 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं नीट का। उस 15 लाख में सिलेक्शन होना है मुश्किल से 20-25 हजार का, है ना, सारा मिला ले सीट तो। अब एक चीज बताओ, कैसे सिलेक्शन होगा? पढ़ाई तो सब कर रहा है, आप अलग क्या कर रहे हो? अलग यह करना है कि पढ़ाई गधों की तरह नहीं करना, हमें पढ़ाई दिमाग से करना है ना। तो क्वेश्चन बैंक बनाने से क्या फायदा होता है, ये देखो। पहला टेस्ट दिया आपने, फर्स्ट टेस्ट, उसमें 5 क्वेश्चन मान लो गलत हुए, 5 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक बना। सेकेंड टेस्ट दिया, फिर से मान लो 7 क्वेश्चन हो गया, अब आपके पास टोटल क्वेश्चन कितने हो गए बेटा आपके क्वेश्चन बैंक में? 12। थर्ड टेस्ट आपने दिया, फिर से आपसे 2 गलती हुई, अब कितने हो गए आपके क्वेश्चन बैंक में, जल्दी बताओ? 14। इस तरह से मान लो कि 200 टेस्ट दिया आपने, और 200 टेस्ट में एवरेज मान के चलते आपसे 5-5 गलती हुई, कितने क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक बच गया, मतलब नोटबुक बन गया, कितने क्वेश्चन का? 1000 क्वेश्चन। 1000। या 1000 क्वेश्चन जहां पे तुमसे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, वो आप तुम्हारे पास आ गए कि नहीं आ गए, जल्दी बताओ, बोलो, है ना। और आप देखोगे एक चैप्टर में जब देखोगे एमटीजी वगैरह को, तो 100 क्वेश्चन दे के रखता है ना। इस तरह से अगर 22 चैप्टर देखोगे 11th में, तो 2200 क्वेश्चन हुए। एक क्वेश्चन बैंक आपका भी तैयार हो गया 1000 क्वेश्चन का, जबकि मैं 5 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ गलती बस। इतना कम गलती नहीं होता है, कम से कम एवरेज लेके चलो तो 10 गलती तो होगा आपसे, जब 90 क्वेश्चन आएगा तो। बात समझ में आ रही है शुरू में? तो ये 2000, 2500 का खुद का एक तुम्हारा क्वेश्चन बैंक बन गया, और वो भी कौन सा?
जहां तुमसे गलती होती थी। आई बात समझ? बोलो। यस तो Yes, इसलिए sir. क्वेश्चन बैंक ऐसा बनना बहुत जरूरी है बेटा। जैसे ही आपसे जो क्वेश्चन गलती हो, या आपको लगे कि इस क्वेश्चन में मेरा दिमाग खर्च हुआ था, ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा दिक्कत किया था, जरूर उसको लिख लिया करो विथ ऑप्शन। आई बात समझ? बोलो। तो ये सब काम सर। करो, ये सब काम करो। और अभी अभी आपका उतना अभी लेवल बढ़ा नहीं है, बता रहा हूँ। एक्सेप्शंस, जैसे जो नोट, एक क्वेश्चन बैंक का हो गया, और 2 नोटबुक आपको बनाना है बायोलॉजी में अलग से। एक तो क्वेश्चन बैंक, दूसरा किसका होगा? एक्सेप्शंस। और उसी बुक में एक और क्या ऐड करना है हमें? एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल। ये दोनों चीज है ना। एग्जाम्पल्स अभी तो शुरुआत कहाँ हुआ है तुम्हारा, आने दो सेकेंड चैप्टर से। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ केवल एग्जाम्पल भरा हुआ है। इसी 4 चैप्टर में 80-90 एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके। आ रही बात समझ? बोलो। तो अगर तुम्हारे पास पूरा 11th-12th मिला लो तो कम से कम 200 से 300 एग्जाम्पल है। ठीक है? तुमको लगता है कि तुम एग्जाम से 10 दिन पहले रट्टा मार लोगे सारे एग्जाम्पल को, 200 एग्जाम्पल को, 250 एग्जाम्पल को मार लोगे? नो सर। मार भी लोगे ना बेटा, तो जब क्वेश्चन आएगा ना कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कैसा कैसा एग्जाम्पल है देखो, एक को गोल्डन बोलते हैं, एक को ब्राउन एल्गी बोलते हैं, एक को गोल्डन एल्गी बोलते हैं, है ना, एक को रेड एल्गी बोलते हैं। नाम जब साइंटिफिक नेम याद करोगे ना, कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में, अरे यार किसको रेड बोलते थे, किसको ब्राउन बोलते थे, है ना। कब ऐसा होगा? जब आपने 10 दिन के अंदर सब एग्जाम्पल याद किए हैं। जो बच्चा 365 दिन एक साल में होता है, 365 दिन अगले साल में, 2 साल बाद आपका नीट होता है। 65 दिन हटा दिया मैंने, चलो छुट्टी है, दिवाली है, तबियत खराब है, फिर भी मैं 300 600 दिन होता है ना, वो भी हटा दिया, 250 दिन ले रहा हूँ एक साल का। कितने दिन है आपके पास? कितने दिन है? जबकि 100 दिन से ज्यादा हटा दिया मैंने साल में, फिर भी मिनिमम कितने दिन है आपके पास? 500 डेज, है ना। जल्दी बताओ, बोलो। 500 डेज में अगर एक ही 200-300 एग्जाम्पल होगा, मान लेते हैं मैक्सिमम 300 है, 500 डेज में हम अगर इसको बार बार देखते रहे, बार बार देखते रहे, बार बार देखते रहे, तो तुमको लगता है एक ही चीज को हम अगर 200 बार देख चुके होंगे तो वहां पे कंफ्यूजन होने के चांस होंगे? होगा? नहीं होगा बेटा। तो पढ़ने का तरीका होता है, पढ़ाई तो सब कर रहा है, तुम अलग क्या कर रहे हो, यह तुमको अलग बनाएगा सबसे। यही सब छोटी छोटी चीजें आपको भीड़ से अलग कर देगा, क्राउड से अलग करेगा। तो ये सब काम होना चाहिए। अभी तो इसलिए एग्जाम्पल एक्सेप्शन तो अभी आया नहीं है, 1-2 आया है, जैसे माइकोप्लाज्मा आ गया आपका, ये सब है ना। तो इसी तरह जैसे ही चैप्टर हो ना, हर चैप्टर का एक्सेप्शन नोट करते जाओ, हर चैप्टर में एग्जाम्पल्स नोट करते जाओ, हर चैप्टर में आप देखोगे जो क्वेश्चन बैंक है वो बनाते जाओ हर टेस्ट के बाद। यह सब पढ़ने का तरीका है बेटा, ठीक है ना। तो ये 2 काम तो जरूर करना है, एक्सेप्शन और एग्जाम्पल एक ही नोटबुक में होगा। मोटा सा नोटबुक लेना, एक साइड एक्सेप्शन लिखना, और उसके एक्सेप्शन क्योंकि मुश्किल से आपके 10 पेज में भर जाएगा, 10 पेज से 15 पेज, 15 पेज छोड़ोगे, बाकी एग्जाम्पल के लिए रख लेना। क्लियर है? बोलो। तो पढ़ने का थोड़ा तरीका बनाओ, ठीक है। केवल मतलब ऐसे करके कि बुक खोल के पढ़ते जा रहे, उससे नहीं मिलता है कुछ बेटा, है ना। आपको इस पे दिमाग से पढ़ना होगा थोड़ा। चलो आगे देखते हैं। तो हमारा शुरू होता है मियोसिस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो चलो देखते हैं इसमें होता क्या है। मियोन, देखो कहां से शब्द आया है, मियोसिस कहां से आया? पहला मियोन। मियोन मीन्स क्या होता है बेटा? रिडक्शन। और ओसिस मीन्स क्या होता है? स्टेज। तो आपको अब सबको बहुत अच्छे से पता है, 10 बार बता चुका हूं कि मियोसिस में क्या हो रहा है? रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्या? क्रोमोसोम्स, है ना। क्योंकि मान लो कि एक पेरेंट है, इसमें हमने शुरू किया 46 क्रोमोसोम से। आफ्टर मियोसिस 1, मियोसिस आप जानते हो 2 फेज में कंप्लीट होगा। आफ्टर मियोसिस 1 इसमें 2 सेल जो बने, इसमें कितने कितने क्रोमोसोम? 23 एंड 23। आफ्टर मियोसिस 2 कितने सेल बनेंगे बेटा? टोटल कितने बनेंगे? 4, है ना। और सब में कितने होंगे क्रोमोसोम नंबर? 23। मतलब मियोसिस 2 एक्ट्स लाइक माइटोसिस, ठीक है। लेकिन ओवरऑल मियोसिस क्या है आपका? रिडक्शन डिवीजन। क्लियर है? बोलो। अब देखो, फर्स्ट सीन इन एग ऑफ सी अर्चिन, है ना, सी में रहने वाला एक, वहां पे आने वाला उसके एग में देखने को मिला था सबसे पहले मियोसिस कहां ऑब्जर्व किया गया था? पूछ रहे तो क्या बोलोगे? एग ऑफ सी अर्चिन, ठीक है। इसके एग में ही सबसे पहले देखने को मिला था मियोसिस का फेनोमेनन, ठीक है। अगला, द टर्म मियोसिस वाज कॉइन्ड बाय फारमैन एंड मूरे इन 1905। सबसे पहले मियोसिस टर्म का क्वाइन इन्होंने करा था, किसने? फारमैन एंड मूरे ने 1905 में। द डिवीजन वाज स्टडीड एंड एक्सप्लेन्ड बाय वॉन बेंडन एंड स्ट्रैसबर्गर। देखो, इन्होंने टर्म को क्वाइन किया था, मियोसिस सबसे पहले अपने मुंह से निकाला था, किसने?
फार्मर एंड मूरे ने। लेकिन मियोसिस में जो डिवीजन कैसे कैसे हो रहा है उसका पूरा स्टडी और एक्सप्लेनेशन, कि पहले मियोसिस 1 होता है, उसमें लेप्टोटीन जाइगोटीन ये सब होता है ना, मियोसिस 2 होता है, यह सारा स्टडी और एक्सप्लेनेशन किसने दिया? वॉन बेंडन एंड स्ट्रासबर्गर ने। स्पेलिंग मिस्टेक किया हुआ है, STRAS होता है, बता स्ट्रासबर्गर। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। यस सर। सेल्स इन विच मियोसिस अकर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? मियोसाइट्स। देखो, जो भी सेल्स है दुनिया में जिसमें मियोसिस हो सकता है, जो भी सेल्स है दुनिया में जिसमें मियोसिस होगा, उन सारे सेल को हमें कॉमन नेम क्या बोल सकते हैं? अब ये मत बोल देना कि सर ई सेक्स सेल है, इसमें मियोसिस होगा तब गैमेट बनेगा। अब इस सेक्स सेल का नाम बदल के केवल बोल देना कि सर आपने बोला था जहां जहां मियोसिस होगा सबको मियोसाइट। हाँ, इसको हम मियोसाइट बोल सकते हैं। जिस जिस सेल में मियोसिस होगा सबको हम क्या बोलते हैं? मियोसाइट्स। साइट मतलब सेल और मियोन मींस मियोसिस। जो जो सेल में मियोसिस हो सकता है उसको मियोसाइट बोल सकते हैं। जिस जिस सेल में माइटोसिस हो सकता है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? माइटोसाइट्स। आई बात समझ? जल्दी बोलो। अपना नाम ही सबका रहेगा ही, लेकिन जिसमें मियोसिस होगा क्या बोलेंगे? मियोसाइट्स। क्लियर है? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। चलो आगे देखते हैं। मियोसिस इज अ डबल डिवीजन, बोल सकते हैं क्या? मियोसिस में 2 बार डिवीजन होता है, जल्दी बताओ। यस सर। एक बार कहां होगा बेटा? M1 में, और एक बार कहां होगा? मियोसिस 2 में। इन विच अ डिप्लॉयड सेल फॉर्म 4 हैप्लॉयड सेल्स ईच हैविंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। करेक्ट है? करेक्ट है लाइन? जल्दी यस बताओ, सर। है ना? यस। मियोसिस में क्या होता है आपका? डबल डिवीजन होता है। देख लेते हैं कैसे। सर 46 सेल, पहला डिवीजन कौन सा हुआ बेटा? मियोसिस 1। कितने सेल बन गए बेटा? 2। कितने कितने क्रोमोसोम है दोनों में? 23। सर फिर से दूसरा डिवीजन होगा जिसको क्या बोलेंगे बेटा? मियोसिस 2। इससे कितने सेल बन जाएंगे बेटा? 2। और इससे भी कितने सेल बन जाएंगे बेटा? जल्दी बताओ। 2, है ना? इसमें कितने क्रोमोसोम? 23। तो वी स्टार्टेड विथ which cell? Diploid cell and ended up with which cell? Haploid cell। है कि नहीं? जल्दी बताओ, बोलो, है कि नहीं? हैप्लॉइड से शुरू किया, खत्म किस पे किया? डिप्लॉइड पे। सही है? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो बेटा समझ में आया ना ये लाइन? बोलो ना। सर ये तो सब आपने पहले समझा दिया। क्या? सर ये सब तो आपने पहले करवा दिया सर। हाँ, तो अब है इसमें पढ़ना, क्योंकि मियोसिस का, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं इसलिए तो उसमें समझाया था बेटा, क्योंकि बेस बन जाए। यही बात तो बोला था मैंने कि बेस आपका बन जाएगा तो बाद में बताऊंगा तो ऐसी बातें 20-25% बातें आपके दिमाग में पहले से रहेगा। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ देखो। मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। पक्की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यह नहीं बताया है, यह ध्यान देना है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, देखो क्या बोल रहा है। मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 sequential cycles of nuclear division but only 1 cycle of DNA replication। यह क्या बात होगी भाई? बोला है कि 2 sequential cycle of nuclear division, मतलब आप देख रहे हो एक बार मियोसिस 1 में होगा, एक बार मियोसिस 2 में होगा, बट 1 cycle of DNA replication। क्योंकि याद होना चाहिए, बताया था डीएनए रेप्लिकेशन तुम 10 बार मियोसिस करवाओ, 20 बार करवाओ, 50 मियोसिस हो, लेकिन होता है एक ही फेज में है। कौन सा फेज है वो? कौन सा फेज है? इंटरफेज। इंटरफेज का कौन सा फेज? एस फेज, है ना? तो मियोसिस 1 मियोसिस 2 दो बार हो रहा है यहाँ पे सिक्वेंशियल डिवीजन, लेकिन डीएनए तो डिवीजन, डीएनए का मतलब फॉर्मेशन कब हुआ? एक ही बार में हो गया। कब? मियोसिस शुरू होने से पहले ही। कहाँ पे? इंटरफेज में। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। यस। तो डीएनए रेप्लिकेशन कितनी बार होगा? मियोसिस 2 बार हो रहा है, मियोसिस 1 मियोसिस 2, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन इंटरफेज तो एक ही बार हो रहा है ना, उसी में हो चुका है। मतलब अगर इस साइकिल को देखो तो कैसे होगा? पहले इंटरफेज, फिर आपका मियोसिस 1, और फिर फॉलोड बाय मियोसिस 2। तो देखो मियोसिस 1 मियोसिस 2 मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस, ये सब तो 2 बार होगा, लेकिन डीएनए तो बस एक ही बार बनेगा। किसमें? इंटरफेज के एस फेज में। तो इसीलिए लिखा है मियोसिस इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन बट ओनली 1 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जो कहां होगा? इंटरफेज में। करेक्ट बेटा? जल्दी बताओ, बोलो, बोलो। यस सर। ड्यू टू विच 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। चलो नोट में देखो, इन माइटोसिस डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस वंस एंड सेल डिवीजन आल्सो टेक्स प्लेस क्या?
वंस। माइटोसिस में मियोसिस में फर्क हो गया, यहाँ पे सेल डिवीजन 2 बार हो रहा है लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होता है। किसमें? मियोसिस में। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन एक बार हो रहा है और सेल डिवीजन भी कितनी बार होता है बेटा? एक ही बार होता है ना माइटोसिस में। जल्दी बताओ, बोलो। तभी तो आफ्टर वन माइटोसिस हाउ मेनी सेल्स यू आर गोइंग टू गेट? हाउ मेनी सेल्स? 2 cells. But after one meiosis, how many cells are going to be produced? 4 cells. चलो, but in meiosis DNA duplicates once. किस फेज में? in S phase of interphase, but cell divides twice, M1 में और M2 में। ठीक है। occurrence, अब meiosis जैसे माइटोसिस का देखा था कहाँ होता है, meiosis कहाँ होता है देखो। only the special cells of sexually reproducing multicellular organism undergoes meiosis at a specific time in the cell cycle। आप जानते हो जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसके सेक्स सेल में, गोनैड्स जिसको बोलते हैं ना, जैसे टेस्टिस, ओवरी, उसमें आपका होता है मियोसिस ड्यूरिंग, क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक टाइम इन द लाइफ साइकिल। मतलब वो टाइम कब है? जब हमें क्या बनाना है? गैमीट। ठीक है बेटा, जल्दी बताओ। यस सर। मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब यहां से कहानी शुरू हुई, इंट्रोडक्शन खत्म हुआ और शुरू हो गया। अब देखो यहाँ पे एक बात पहले समझ लो, अब हमें पढ़ना है मियोसिस 1 मियोसिस 2। आपको पहले बता दिया था कि मियोसिस 1 हो मियोसिस 2 हो, दोनों में पहले क्या होगा बेटा? पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय क्या? साइटोकाइनेसिस। ये बताया था ना, कोई भी डिवीजन हो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है फिर साइटोकाइनेसिस। तो मियोसिस 1 का अपना कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस होगा और मियोसिस 2 का अपना कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस होगा। होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। होगा ना, है ना। और मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक छोटा सा टाइम गैप भी होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? जल्दी बताओ। इंटरकाइनेसिस, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। समझो ना, पूरी फिल्म है, मियोसिस 1 हाफ, मियोसिस 2 हाफ के बाद का, इंटरवल के बाद का, और दोनों के बीच में एक इंटरवल है जिसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? इंटरकाइनेसिस, वेरी शॉर्ट पीरियड, है ना। देखो तो रिडक्शनल डिवीजन आपका कौन कौन है? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है। अब मियोसिस 1 का पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मियोसिस 2 का भी क्या होगा? पहले कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पे अलग क्या हो गया? इसका कैरियोकाइनेसिस 4 पार्ट में डिवाइडेड है, मियोसिस 1 का और मियोसिस 2 का। 1 क्यों लगा दिया बेटा लास्ट में? क्योंकि ये मियोसिस 1 का पार्ट है, और यहाँ पे 2 लगा दिया लास्ट में क्योंकि किसका पार्ट है? मियोसिस 2 का पार्ट है। तो देखो कैरियोकाइनेसिस 4 फेज में डिवाइडेड है। प्रोफेज 1, क्योंकि मियोसिस 1 का कैरियोकाइनेसिस देख ले है इसलिए सबके पीछे 1 लगा दिया। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, है ना। जब ये चारों फेज हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस का, तब क्या होगा बेटा? अल्टीमेटली साइटोकाइनेसिस। फिर एक छोटा सा गैप जिसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। अब इस इंटरकाइनेसिस में क्या होगा? डीएनए बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी बताओ बेटा। डीएनए बनेगा कि नहीं? नो सर। बिल्कुल नहीं बनेगा, पहले ही बता दिया। डीएनए एक ही जगह बन सकता है। कौन सा फेज था वो? एस फेज। एक बार शुरू हो गया मियोसिस तो कभी डीएनए बीच में कभी बन ही नहीं सकता है। तो सर ये शॉर्ट फेज होता क्यों है? क्योंकि आगे अभी और डिवीजन करना है ना, तो कुछ आरएनए प्रोटीन ये सब बनाता है। इस फेज में थोड़ा बहुत आरएनए प्रोटीन बनता है, बट नो डीएनए डुप्लीकेशन, लेकिन डीएनए नहीं बनेगा, याद रखने का। उसके बाद जैसे ही M1 का कैरियोकाइनेसिस खत्म हुआ, साइटोकाइनेसिस खत्म हो गया, एक छोटा गैप आया और छोटे गैप के बाद M2 शुरू हो गया। M2 में भी पहले क्या होगा बेटा? कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अब फिर से इसी तरह कैरियोकाइनेसिस 4 फेज में है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, और तब आपका मियोसिस कंप्लीट हो गया। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। बोलो। यस सर। चलो तो अभी क्या देखेंगे अपन? अब मियोसिस 1। हमारे पास 5 मिनट टाइम है, 5-6 मिनट, थोड़ा सा देखते हैं बस, उसके बाद शुरू कर देंगे अपन, क्या अगले लेक्चर में देखेंगे। चलो मियोसिस 1, इट इज द रिडक्शनल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ। ये सबको पता है कि मियोसिस 1 को अब क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। अभी देखा 46, यहाँ पे मियोसिस 1 हुआ, 2 सेल बन गए 23, इसलिए क्या लिखा हुआ है? इट इज द रिडक्शनल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ। पहला स्टेटमेंट। पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम है? 46, 2n = 46 है। M1 हुआ, डॉटर सेल्स बने कितने कितने? 23। पहला स्लाइड आप समझ गए। सेकंड देखो, स्टेजेस ऑफ मियोसिस 1। पहले क्या पढ़ रहे बेटा अपन? कौन सा स्टेज पहले पढ़ रहे हैं? जल्दी बताओ। कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या देखेंगे? साइटोकाइनेसिस। चलो
तो कैरियोकाइनेसिस में पहला फेज कौन सा है? प्रोफेज 1, है ना। चलो देखते हैं। प्रोफेज 1 इज मोर एलैबोरेट, प्रोलॉन्ग्ड, कॉम्प्लेक्स देन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। आपने देखा था माइटोसिस में भी प्रोफेज था कि नहीं? लेकिन मियोसिस का जो प्रोफेज होता है ना, वह माइटोसिस के प्रोफेज से ज्यादा लंबा होता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ज्यादा मतलब इसमें फंक्शंस होंगे, ज्यादा इलैबोरेट होता है, मतलब उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उससे ज्यादा लंबा है। माइटोसिस को ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसका प्रोफेज ज्यादा लंबा होता है, माइटोसिस का कि मियोसिस का, तो क्या बोलोगे? मियोसिस। मियोसिस का, ठीक है। क्योंकि अब चलो, प्रोफेज 1 इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 5 सर स्टेज। प्रोफेज 1 एक बार वापस समझाना सर, नेटवर्क इश्यू की वजह से मेरी हो गई थी। बेटा प्रोफेज 1 मतलब माइटोसिस में हम देख रहे हैं, मियोसिस में भी देख रहे हैं, मियोसिस 1 उसका सबसे पहला क्या देख रहे हैं? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस आप जानते हो 4 फेज में बटा हुआ है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टीलोफेज 1, है ना, ऐसा बटा हुआ है ना, जल्दी बताओ। यस सर। तो अब देखो हम पहला कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? प्रोफेज पढ़ रहे हैं, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 क्या है ना, यह अगर हम प्रोफेज माइटोसिस में भी हुआ था ना, याद है? यस सर। तो माइटोसिस के प्रोफेज से मियोसिस का प्रोफेज ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ज्यादा लंबा होता है, ज्यादा इलेबोरेट होता है, मतलब लंबा ड्यूरेशन तक चलने वाला, ज्यादा मैकेनिज्म होता है इसमें। आई बात समझ? जल्दी बताओ। यस सर। कोई पूछे कि किसका प्रोफेज लंबा है, माइटोसिस का कि मियोसिस का, तो क्या आंसर होगा? मियोसिस का। मियोसिस। हाँ, अब देखो प्रोफेज फर्स्ट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। अब प्रोफेज 1 भी, तो इसमें बहुत सारा डिवीजन हो गया। पहले तो कैरियोकाइनेसिस बटा हुआ है, प्रोफेज मेटाफेज उसमें। अब प्रोफेज 1 भी बटा हुआ है 5 फेजेज में, है ना। कौन कौन सा फेज है बेटा? पहला कौन सा बेटा, जल्दी बताओ। लैप्टोटिन, या इसको बोलते हैं लैप्टोनिमा। दूसरा कौन सा होता है बेटा? याद है किसी को? पहला लैप्टोटिन, दूसरा जाइगोटिन। जाइगोटिन, तीसरा पकाइटिन, चौथा डिप्लोटिन, और पांचवा डाइकाइनेसिस। तो समरी करके आज इसी पे खत्म करेंगे। क्या क्या बातें हो गई सर? हमने मियोसिस 1 शुरू किया, पक्की बात है कोई भी मियोसिस हो उसमें पहले क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। इसी तरह मियोसिस 2 का भी इसी तरह होगा, पहले कैरियोकाइनेसिस फिर आपका साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब इसका कैरियोकाइनेसिस भी बटा हुआ है, कौन कौन सा फेज है बेटा, जल्दी बताओ? प्रोफेज 1 बोल देंगे क्योंकि मियोसिस 1 चल रहा है। दूसरा क्या होता है, जल्दी बोलो? मेटाफेज 1। मेटाफेज मेटाफेज 1। तीसरा बोलो? एनाफेज 1। एनाफेज 1। एनाफेज 1। अगला बोलो? टीलोफेज 1। टीलोफेज 1। टीलोफेज 1। उसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। लेकिन साइटोकाइनेसिस। जो आपने देखा था माइटोसिस का प्रोफेज, उसमें कोई सब स्टेजेस नहीं था, लेकिन यहाँ पे दिस प्रोफेज इज डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस। पहला क्या है बेटा? लैप्टोटिन। दूसरा क्या है बेटा? जाइगोटिन। तीसरा क्या है बेटा, बताओ? पकाइटिन। चौथा क्या है बेटा? डिप्लोटिन। और फाइनली क्या होगा? डायकाइनेसिस। तो ये 5 फेज किसमें है, जल्दी बताओ? किसमें? प्रोफेज में। प्रोफेज 1 में होता है, प्रोफेज 2 में ये नहीं होता है, सब ये सारे फेज नहीं होंगे। तो प्रोफेज 1 में कौन सा फेज है? पहला लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पकाइटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस। बहुत सिंपल है ना। लेप्टोम मीन्स होता है थ्रेड, यहाँ पे वही वाला प्रोफेज है ना, ये याद करो उसी के प्रोफेज ऐसा है। लेकिन ये 5 फेज में यहाँ पे काम बटा हुआ है। यहाँ पे कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, किसका बेटा? क्रोमैटिन का, है ना। तो दिखना शुरू हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। जाइगोटिन में क्या होगा? जाइगोस मीन्स होता है पेयर, 2 क्रोमोजोम पेयर करके क्या बनाएगा? होमोलोगस क्रोमोजोम। याद है बताया था, एक मदर साइड का आएगा क्रोमोजोम और एक फादर साइड का आएगा, और दोनों जब सेम फंक्शन सेम स्ट्रक्चर होता है तो उसको कौन सा क्रोमोजोम बोलते थे अपन, याद है? होमोलोगस क्रोमोजोम। तो ये होमोलोगस क्रोमोजोम किस फेज में बनता है? यहीं पे आके बनता है आपका जाइगोटिन में। हमारे बॉडी में जो पूरे ऑटोजोम्स है ना 22 पेयर, पूरे के पूरे क्या है बेटा? होमोलोगस पेयर है। वो कहाँ बना होमोलोगस पेयर? इसी फेज में आके बना, जाइगोटिन में। उसके बाद पकाइटिन, यहाँ पे सबसे मेन काम क्या होता है? यह दोनों मदर और फादर का क्रोमोजोम आपस में क्रॉसिंग ओवर कर लेता है, ताकि मदर का डीएनए किस में आ जाए, थोड़ा बहुत मदर का जेनेटिक मटेरियल किस में आ जाए? फादर के क्रोमोजोम में, और फादर का किस में आ जाए बेटा? मदर के।
तो इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। मतलब मैं ब्रीफ बता रहा हूँ कहाँ कहाँ क्या होगा। लेप्टोटिन में कंडेंसेशन शुरू हो गया, जाइगोटिन में फॉर्मेशन ऑफ होमोलोगस पेयर, पकाइटिन में जब होमोलोगस पेयर बन गया ना तब इसका इसका दोनों का आपस में क्रॉसिंग होगा। ऐसे मान लो ये होमोलोगस पेयर अभी अलग अलग है, जो कहाँ बना जाइगोटिन में, अगले फेज में पकाइटिन में दोनों ऐसे क्रॉस कर जाएगा, एक दूसरे का क्रोमैटिड एक दूसरे पे चढ़ जाएगा ऐसे। इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। अब एक्सचेंज जब हो गया तब दोनों को अब अलग होना है, तो अलग होने का शुरुआत किस फेज में होगा, डिप्लोटिन में, और पूरी तरह से अलग किस फेज में हो जाएगा, डायकाइनेसिस में। आई बात समझ, बोलो। तो बोलोगे सर जब ये अलग ही होना था दोनों को तो यहाँ पे जुड़ा क्यों पकाइटिन में, क्यों जुड़ा बेटा, तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर हाँ, जो शुरू में था अब चेंज हो गया। शुरू में दोनों अकेले अकेले था, लेकिन जब डाइकाइनेसिस में अलग हुआ तो एक दूसरे का क्या प्रेजेंट है अब, जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। तो इस तरह से सारा काम हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है बेटा, बताओ। यस सर। चलो ठीक है सर। हाँ बेटा बोलो। सर प्रोफेज के एंड में क्रोमोसोम मींस पूरा कंडेंस हो जाता है सर, उसके एंड से विजिबल नहीं होता, तो फिर मैक्सिमम कंडेंसेशन मेटाफेज में क्यों कहते हैं? क्या एंड विजिबल नहीं होता है तो सर तो फिर मैक्सिमम कंडेंसेशन मेटाफेज में क्यों कहते हैं? इसलिए बोलते हैं बेटा मैक्सिमम कंडेंसेशन मेटाफेज को, क्योंकि वहां पर जाके कंडेंसेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। बात समझ में आ रही है, उस कंप्लीशन के कारण ही हम बोलते हैं कि मैक्सिमम कंडेंसेशन मतलब जो जो बाकी था पूरा क्रोमोसोम को पूरी तरह से विजिबल कर दिया, जहां जहां जो जो एंड बाकी था। अब देखो जब प्रोफेज खत्म होता है तो दिखाई देता है, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाई देने के लिए अभी बहुत सारा कंडेंसेशन बाकी होता है, जो किस फेज में जाके होता है, मेटाफेज में। आई बात समझ। यस चलो और किसी सर। को डाउट, हाँ बोलो बेटा। सर लेट प्रोफेज में सर जब सारा डिसअपियर हो जाता है तो सर लेट प्रोफेज एंड मेटाफेज में जब माइक्रोस्कोप के अंदर सेल को मींस देखते हैं तब माइटोटिक एपरेटस और माइटोटिक एपरेटस एंड क्रोमोसोम से विजिबल होते हैं ना? हाँ मेटाफेज में दिखेगा वो सारा माइटोटिक apparatus। तो फिर दो ही स्ट्रक्चर विजिबल होंगे ना, माइटोटिक एपरेटस एंड क्रोमोसोम। हाँ बाकी सारी चीजें क्या हो चुका है, डिसअपियर, डिजॉल्व हो चुका है। डिसअपियर मतलब डिजॉल्व हो जाता है वो, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। आई बात समझ। यस सर। हाँ और कोई डाउट बेटा। सर इस बार माइटोसिस मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस तक सब कुछ आएगा ना? हाँ बस सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस तक आएगा आपका, ठीक है। ओके सर। हाँ देखो एक दो बात बता दो, क्वेश्चन ऐसा है सब है ना, ऐसा क्वेश्चन सब है, हाउ मेनी नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1000 सीड्स, 500 सीड्स, तो निकाल लोगे ना अब। यस सर। कर लोगे ना कैलकुलेशन, जैसे 256 का मैंने बताया था ना, कितने माइटोसिस के बाद 250 सेल्स बन जाएंगे, 7। 7। तो ऐसे ही नंबर चेंज कर सकता है, प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है बेटा, जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। अब एक दो क्वेश्चन तो नहीं दिया है जानबूझ के, क्योंकि अभी तुम लोग को जानकारी नहीं था, नहीं तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि 100 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए बेटा, 100 पॉलन ग्रेन, 100 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कितने मियोसिस करवाने होंगे, 100 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कितने मियोसिस करवाने होंगे, एक मियोसिस के बाद कितने सेल बनते हैं, 4 है ना, एक मियोसिस के बाद बनते हैं 4 सेल, तो कितना मियोसिस करवाओगे तो 100 पॉलन ग्रेन बन जाएगा सर 100। 100। यस सर। सोचा कि अजय सर ने क्वेश्चन दिया तो बात तो जरूर कुछ होगा, एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया इसने। सर 300 सेल्स होंगे ना टोटल। 300 सर 100 पॉलन ग्रेन, ए यार तुम इसलिए आंसर कौन कर रहा था, विश्वास कर रहा था आंसर। यस सर। लगा दिया एक्स्ट्रा दिमाग तुमने, है ना। क्वेश्चन पूछ रहा तुमसे 100 पॉलन ग्रेन, थोड़ी पूछा है कि कितना मेल गैमेट बनेगा, कितना उसमें ट्यूब सेल बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा आपसे नहीं ना। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, 100 पॉलन ग्रेन कितने मियोसिस के बाद बनेगा, सिंपल आंसर क्या होगा बेटा, 25, ठीक है। हाँ चेंज कहाँ होगा, चेंज कहाँ होगा, चेंज होगा, अब मैं आपसे पूछता हूं कि 100 व्हीट ग्रेन बनाने हैं अपन को, क्या बनाना है बेटा,
जल्दी बताओ, देखो ना कैसे कैसे मजेदार क्वेश्चन आता है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, पूरा मियोसिस पढ़ा दूंगा ना, अपने आप समझ जाओगे सब बात। सुनो क्वेश्चन क्या, देखो बेटा कितना मजेदार क्वेश्चन है। 100 व्हीट ग्रेन बनाना है बेटा, जो थोड़ा दिमाग लगाएगा ना आंसर कर देगा। 100 व्हीट ग्रेन कैसे बनेगा प्रिया? देखो समझो बात, व्हीट ग्रेन मतलब कैसे बना होगा? एम्ब्रियो बना होगा, एम्ब्रियो से ही सीड बना होगा ना, जल्दी बताओ। यस सीड, व्हीट ग्रेन क्या सीड है, तो सीड कैसे बनता है? इसके लिए तो पहले मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों क्या होते होंगे? फ्यूज होते होंगे, तो क्या बनता होगा बेटा? जाइगोट। जाइगोट से क्या बनता होगा बेटा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से तब क्या बनता है बेटा? सीड। है कि नहीं? थोड़ा सा दिमाग लगा, मतलब ये अभी मुझे पता आपको नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे थोड़ा मजेदार करता है क्वेश्चन को। देखो सर, तो भाई 200 नीडेड होगे ना सेल्स? 200 नहीं बेटा, वही तो बोल रहा हूँ, अभी अभी उस लेवल पे नहीं आया हूँ, समझो बात क्या होता है। देखो जब एक बार माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, जिसे पॉलन ग्रेन बनता है ना बेटा, पॉलन ग्रेन, उसको क्या बोलते हैं? उसके मदर को जहां से वो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो एक बार जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है तो कितने पॉलन ग्रेन बन गए बेटा? कितने बन गए? 4। पूरा कंप्लीट मियोसिस के बाद बनेगा ना 4, जल्दी बताओ, बोलो। 4 बन गए, और ये चारों के चारों फंक्शनल होते हैं। लेकिन फीमेल का एक, ये देखो ये क्या है, एक पॉलन ग्रेन मान लो, और इधर क्या आपका एग है, इधर मेल गैमीट है और एक एग है। देखो ध्यान दो, इसी तरह जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है ना, इसी तरह मेगास्पोर मदर सेल होता है जिससे एग बनता है। तो एक डिवीजन के बाद ये भी कितने बनाते हैं बेटा? कितना बनाता है ये भी? 4। अब पक्की बात है मियोसिस होगा तो 4 ही बनेगा ना, वेदर वो माइक्रोस्पोर मदर सेल हो या मेगास्पोर मदर सेल हो, सेल तो 4 ही बनेगा ना उसके बाद। जल्दी बताओ, बोलो। फर्क लेकिन यहाँ आ जाता है, मेल में जो चारों बना ना, चारों के चारों फंक्शनल होता है, लेकिन फीमेल में 3 डी जनरेट कर जाता है और एक ही फंक्शनल बचता है। कितना बचता है बेटा? एक ही फंक्शनल, है ना। तो देखो आपको कितने व्हीट ग्रेन बनाने हैं? 100 व्हीट ग्रेन। तो 100 व्हीट ग्रेन के लिए मतलब आपको 100 पॉलन ग्रेन चाहिए होगा, और 100 क्या चाहिए होगा बेटा? 100 एग चाहिए होगा, यही ना? जल्दी बताओ। यस यही चाहिए होगा। बोलोगे 100 पॉलन ग्रेन की मेल गैमिट, सर आपको याद होना चाहिए एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमिट होता है। एक मेल गैमिट एक को फ्यूज करता है, लेकिन दूसरा एक के लिए नहीं होता। दूसरा किसके लिए होता है? पोलर न्यूक्लियाई के लिए होता है। तो इसका मतलब एक पॉलन ग्रेन से एक को फ्यूज करने वाला एक ही मेल गैमिट मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ, बोलो। तो 100 पॉलन ग्रेन चाहिए होगा, 100 एक चाहिए होगा। अब देखो समझ में आ जाएगा। 100 पॉलन ग्रेन के लिए कितना मियोसिस जरूरी है बेटा? 25। लेकिन 100 एग के लिए कितना मियोसिस जरूरी है बेटा? 100। क्योंकि बना तो 4, लेकिन सर डी जनरेट हो गया ना 3, तो 100 बार जब करेंगे तब हमें 100 एग मिलेगा। तो 100, तो इसलिए कितना नंबर ऑफ मियोसिस चाहिए इसको प्रोड्यूस करने के लिए? जल्दी बताओ। 125। आई बात समझ, बोलो। यस सर। तो आएंगे बेटा, अभी बहुत, देखो अभी धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तुम लोग क्वेश्चन पहचान रहे हो, आते आते बहुत मजेदार लेवल पर पहुंच जाओगे। बस पढ़ते रहो अच्छे से बस। ठीक है बेटा, चलो लेक्चर एंड करते हैं, ठीक है? ओके सर। ठीक है प्रिया, समझ में आया? प्रिया, खुशी, खुशी बेटा Yes, समझ में sir. आया? निधि जैन? यस सर। ठीक है, चलो ऋषित? यस सर। चलो अच्छे से पढ़, खूब अच्छे से, ठीक है? सबको मेडिकल निकालना है, एकदम जोरदार तरीके से पढ़ाई करो सब लोग, ठीक है? Yes, sir. सर। चलो Yes, ठीक है sir. बेटा, बाय बाय। Bye.